you welcome on my platform PNP One Day Exam Target। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी हमने 3 वीडियो में ख़त्म किए हुए हैं। आज हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी शुरू करने वाले हैं। ये भी लगभग 3 वीडियो में ख़त्म होंगे। आप लोगों की चिंता ये है कि मैं थोड़ा सिलेबस धीरे ले रहा हूँ, आप किस जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी बात यह है कि अभी समय भी आपके पास है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं पेपर भी करवाऊंगा। तीसरी चीज़ ये है कि मैं बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मुझे लगता है कि बड़ा वीडियो आप पूरा नहीं देखते होंगे। 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट का वीडियो आप अच्छे से देख के उसको डिलीवर कर पाते होंगे और उसको ग्रैब कर पाते होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग थोड़े जल्दी में हैं। एग्जाम KBS के आने वाले हैं। आचार्य यूनिवर्सिटी की घोषणा हो चुकी है कि हमारे प्रेफरेंस पे है KBS एग्जाम कराना। अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो KBS एग्जाम को प्रेफरेंस पे रखे हुए हैं। देखिए क्या करते हैं। आई होप कि हो, पर ये जो परिस्थिति है, ये घटनाक्रम जो चल रही है, बहुत संकट काल है। हमें धैर्य रखना है और केवल अपने अध्ययन को जारी रखना है। मौज मस्ती करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, साथ में पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। इस लॉकडाउन में जिसने अपनी पढ़ाई लाग कर दी, उसके लिए समस्या है। आइए आज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा था कि मैं उस साइकोलॉजी की बात नहीं करना चाहता जो 16वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, अरस्तु से, प्लेटो, रिकार्डो, अरस्तु, इन सब से। अब मैं मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करना चाहता हूँ। मॉडर्न साइकोलॉजी की स्टार्ट आपने देखा कि 19वीं शताब्दी के अंत से और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हो गई थी। कैसे? 19वीं शताब्दी के अंत में प्रथम फर्स्ट लेबोरेटरी खोली गई, किसकी? मनोविज्ञान की। और 20वीं शताब्दी में आपने देखा होगा व्यवहारवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे इसी तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए और उसमें अपने योगदान को देना शुरू किया। आज हम सीखते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ऐसा क्या है, आप स्कूल समझ रहे होंगे। मनोविज्ञान का संप्रदाय है, इसका अर्थ विद्यालय नहीं है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली हुआ क्या, मैंने आपको बताया होगा, जब जॉन ड्यू के बारे में कुछ ने अपने स्कूल खोला, वहाँ प्रयोग करता था। तो पहले स्कूल बच्चों के साथ खोले जाते थे, वो प्रयोग के लिए खोले जाते थे। वे अब जैसे मान लीजिए कि 50 लोग हैं, उनकी एक विचारधारा है। 50 लोग हैं, उनकी दूसरी विचारधारा है। 50 लोग हैं, उनकी तीसरी विचारधारा है। अब हम यदि उन 50 लोग को एक साथ देखेंगे तो कहेंगे वो ग्रुप है उस विचारधारा की, उस आइडियोलॉजी की। अगले 50 लोग को देखेंगे तो कहेंगे ये दूसरी विचारधारा का ग्रुप है। इसी तरह मनोविज्ञान में भी कई विचारधाराएं थी। तो उसमें जब एक विचारधारा के कई लोग आपस में जुड़े तो उनको कहा गया ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की संप्रदाय। इस तरह से कुल 8 मनोविज्ञान के संप्रदाय के जन्म हो गए। कुल 8 मनोविज्ञान के संप्रदाय में पहली संप्रदाय संरचनावाद, दूसरी प्रकारवाद, तीसरी मनोविश्लेषणवाद, चौथी गेस्टाल्टवाद, 5वीं संज्ञानवाद, 6वीं व्यवहारवाद, 7वीं मानवतावाद और 8वीं हार्मिक। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम तो पढ़ते हैं, उसके लिए एग्जाम हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है इसमें, ये देखना है। आपके KBS और CTET में तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे CTET प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, आप देखेंगे तो UP टेट में भी एक क्वेश्चन आता है इससे। मैं नहीं कहता कि आप रट्टा मारिए, ये वाद, वो वाद, संरचनावाद, ज्ञानवाद, नहीं। आपके पेपर में तो आपके क्वेश्चन और आपका आंसर भी आपके सामने रहेगा। 4 ऑप्शन में कोई एक ही आंसर होता है, इसका मतलब आंसर आपके सामने। हमें केवल इनके बारे में एक आइडिया रखनी है अपनी, एक जनरल आइडिया। जैसे संरचनावाद क्या कहता है, संरचनावाद क्या कहता है कि किसने संरचनावाद दी, कैसे दिया, क्या हुआ। कहानी के माध्यम से जब हम समझेंगे तो बड़ी आसानी होगी। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। दोस्तों, आपके एग्जाम में मनोविश्लेषणवाद से क्वेश्चन आ चुका है, गेस्टाल्टवाद से क्वेश्चन आ चुका है, संज्ञानवाद से क्वेश्चन आ चुका है, व्यवहारवाद से क्वेश्चन आ चुका है, हार्मिक से UP टेट में क्वेश्चन आ चुका है। संरचनावाद सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। ये पहला वाद है संरचनावाद। सोचिए संरचनावाद क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। संरचनावाद एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको मैं अलग तरीके से दिखाता हूँ आपको। यानी
इनको ये दो छोड़ दिया जाए तो सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्या पता इन दोनों से भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमें सब कुछ पढ़ना है, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आइए आज हम संरचनावाद की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संरचनावाद, इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। दोस्तों, संरचनावाद आप जानते होंगे कि 1879 में एक प्रयोगशाला खोली गई थी विलियम वुंट के द्वारा, जो जर्मनी के लेipzig विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। संरचनावाद वास्तव में उन्हीं की देन है। यानी संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद के प्रवर्तक यानी फाउंडर कौन है? विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। विलियम वुंट आप जानते हैं कि बड़ी प्रयोगशाला खोली थी, लेipzig विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये सब बातें तो हम जानते हैं, पर संरचनावाद के संबंध में इनका क्या रोल है उसको देखते हैं। एक्चुअली इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान चेतन मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान चेतन मन का अध्ययन है, या चेतना का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये बात आप जानते हैं। पर चेतना का अध्ययन कैसे करते थे इसके बारे में इसमें हम जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा। क्या होता था, ये लोग प्रयोगशाला में जाते थे। ये लोग अब अपने आप को, जैसे मान लीजिए 10 वैज्ञानिक हैं, उनकी विचारधारा के बैठ जाते थे लेबोरेटरी में। अब ये चिंतन करते थे किसी एक विषय पर। जैसे आज आपने सनशाइन देखा, ठीक है। अब उसी तरह से मान लीजिए 10 लोग जो वैज्ञानिक बैठे थे, सबको ये टास्क था कि आप सनशाइन देख के आएंगे। अब सनशाइन देखने के बाद सब अपनी विचारधारा को प्रकट करते थे, खुद अपने अंतर थे, अपना इंट्रोस्पेक्टेशन करते थे, आत्म आकलन करते थे, खुद का आकलन करते थे, इनर इंजीनियरिंग करते थे। जो उनकी फीलिंग होती थी उसको लिखते थे, वो उसके बारे में वो रिसर्च करते थे। या किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो रिसर्च करते थे कि गुस्सा क्यों आ रहा है। या कोई ब्रेड चॉकलेट वाला खा रहा है तो हर व्यक्ति की अलग अलग फीलिंग हो सकती है चॉकलेट ब्रेड खाने की, तो उसको वो लोग लिखवाते थे। दोस्तों, यानी इसका मतलब है ये चेतना का अध्ययन किस हिसाब से करते थे? ये इंट्रोस्पेक्टेशन, इंग्लिश में इसको इंट्रोस्पेक्टेशन के हिसाब से करते हैं। आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्टेशन को हिंदी में आत्मचिंतन कहते हैं। वो खुद का चिंतन करते थे कि हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके पीछे का वो कारण जानने की कोशिश करते थे और अपने मनोविज्ञान की अवधारणा को प्रस्तुत करते थे। यानी आपसे पूछे कि संरचनावाद की जो थियरी दी गई या संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किस तरह के रिसर्च पे है, तो आप बताएंगे वो आत्मचिंतन के रिसर्च पे है, इंट्रोस्पेक्टेशन के रिसर्च पे है। खुद बैठ के ये सोचना ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये आत्मचिंतन कहलाता है। दोस्तों, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके साथ ये समस्या थी कि सूर्य को देख के आपका अनुभव और मेरा अनुभव अलग अलग हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति है तो उसका अनुभव अलग हो सकता है। आज हम साथ में 10 लोग हैं तो हम अपनी अपने अनुभवों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ये इतने अप्स और डाउन्स थे। पर ये विज्ञान का सिद्धांत था, इसे पूरा विश्व पढ़ने वाला था। तो क्या पूरे विश्व से हम सनशाइन देख के लिखवाएं और उसके बाद उनके मन का अध्ययन कर पाएंगे? ये संभव है, प्रैक्टिकल है, आप खुद बताइए।
क्या चॉकलेट वाला बिस्कुट पूरे विश्व को एक साथ खिलाया जाए और उसके बाद उनका स्टडी किया जाए? ये संभव है? नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो महसूस आप करते हैं वो जरूरी नहीं कि मैं भी महसूस करूँ, वो जरूरी नहीं कि तीसरा व्यक्ति भी महसूस करे। इसका मतलब ये आत्मचिंतन खुद का चिंतन तो है, पर ये चिंतन दूसरे पे लागू थोड़ी ना होता है। इसीलिए तो इसका नाम आत्मचिंतन है, अपने का चिंतन। आप इसको दूसरे पर अप्लाई करके विज्ञान का नाम देंगे, ये कैसे और कहाँ तक संभव है? दोस्तों, इसलिए संरचनावाद थोड़ा फ्लॉप हो गया, इसलिए संरचनावाद को मान्यता नहीं दी गई। पर हाँ, इनके एक शिष्य जिनका नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, टीचनर थे। कौन थे? टीचनर। दोस्तों, संरचनावाद की थ्योरी विलियम वुंड की फेल होने लगी, लेकिन टीचनर इससे बहुत काम किए। इन्होंने बड़े स्तर पे इसको रिसर्च किया और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वास्तव में टीचनर साहब ने ही दी थी। वास्तव में टीचनर साहब ने ही दी थी। टीचनर क्या कहते थे? कहते थे कि भाई हम बहुत लोगों का रिसर्च करेंगे और उनके बीच उनका जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति कहाँ तक सोच सकता है। लेकिन फिर फंस जाती थी बात दोस्तों कि हर व्यक्ति का IQ अलग अलग हो सकता है। आप कितना बड़ा भी सैंपल लाइए, लेकिन आपका जो निष्कर्ष होगा वो गलत आ सकता है। इसके निष्कर्ष में बायसनेस होने की पूरी संभावना है। ये बायस्ड फ्री नहीं हो सकता। इसलिए इस संरचनावाद को निरस्त कर दिया गया। इस संरचनावाद का उदय तो हुआ पर अस्त भी हो गया। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछता है संरचनावाद के जनक कौन है, तो आप बताएंगे विलियम वुंड। विलियम वुंड से क्या प्रश्न पूछता है आपको पहले ही बता चुका हूँ। विलियम वुंड प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं और किसी पुस्तक में तो इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक माना जाता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्या विलियम जेम्स को मानेंगे या विलियम वुंड को मानेंगे? दोस्तों, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे पुस्तक में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को भी दिया गया है, लेकिन चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका वाले विलियम जेम्स को ही महान मानते हैं, उन्हीं को उनका पिता मानते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान अमेरिका की देन है, इसलिए हमें भी अमेरिका की देन विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान का पिता मानना पड़ेगा। दोस्तों, विलियम वुंड से क्या प्रश्न पूछता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड कहाँ के थे? विलियम वुंड पहली प्रयोगशाला खोले थे। विलियम वुंड के शिष्य का नाम क्या था? टीचनर। पूछता है संरचनावाद के जनक कौन थे? विलियम वुंड। विलियम वुंड के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो चेतना है, चेतन मन का अध्ययन है। दोस्तों, इनका जो संरचनावाद है वो किसकी थियरी या किस रिसर्च पे आधारित है? ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो इंट्रोस्पेक्टेशन के आधार पर आधारित है। दोस्तों, इसमें बायसनेस की पूरी गुंजाइश थी। मतलब इनके फैक्ट और फिगर जो भी ये देते थे, इसमें गलतियों की संभावना होती थी। इसी हिसाब से संरचनावाद को हम खारिज कर दिए। संरचनावाद को हम बहुत महत्व नहीं दे पाए। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आप मेरा साथ बनाए रखिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो अपने कमेंट हमें देते रहें, बताते रहें कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आप में ये कमी है, सब कुछ बताइए। उसके बाद आपके कमेंट ही हमारी मोटिवेशन है। इसलिए दोस्तों, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, जहाँ तक हो सके अपने सुझाव दीजिए। उसके बाद आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।